आप इस वीडियो में यही सब देखने वाले हो कि कैसे जो जितने भी टॉपर्स हैं जो सीबीएसई बोर्ड्स क्रैक कर, कभी भी आप जो अपना आंसर स्टार्ट कर रहे हो ऑलवेज स्टार्ट विद अ स्टार्टिंग लाइन और अ कोट। ये मैं आपको स्ट्रैटेजी बता रही हूँ, सीक्रेट है, और मैं आपको बताने वाली हूँ कि कैसे आपको अपने बोर्ड्स के एग्जाम में लिखना है। आपके लिए जो सबसे इंपॉर्टेंट बात है कि तो इस वीडियो को एंड तक जरूर देखना। मैं आपको बताने वाली हूँ कि कैसे ये जो टॉपर्स होते हैं ना, जो 95%, 98%, 99% स्कोर करते हैं, वो अपनी आंसर शीट्स को भरते कैसे हैं, लिखते क्या है उसमें। यस, आप इस वीडियो में यही सब देखने वाले हो कि कैसे जो जितने भी टॉपर्स हैं जो सीबीएसई बोर्ड्स क्रैक करते हैं या किसी भी टाइप के आईसीएसई बोर्ड या कोई भी बोर्ड के एग्जाम क्रैक करते हैं, उनकी आंसर शीट्स में ऐसा क्या होता है, किस तरीके से अपने आंसर्स को फ्रेम करते हैं, लिखते हैं, सो दैट उनके इतने अच्छे मार्क्स आते हैं और जो एग्जामिनर होता है सीबीएसई का वो उनके मार्क्स काट ही नहीं पाता। तो आज आप ये सीक्रेट स्ट्रैटेजी देखने वाले हो, ये किसी को नहीं पता। 0.01% जो टॉपर्स होते हैं ना, ये उनकी एनालिसिस लेकर और मैं आपको बताने वाली हूँ कि कैसे आपको अपने बोर्ड्स के एग्जाम में लिखना है कि आपका जो एग्जामिनर कॉपी चेक कर रहा है वो आपका एक भी मार्क्स 0.5 मार्क्स भी कट नहीं कर पाएगा। तो इस वीडियो को एंड तक जरूर देखना और प्रॉपर्ली हर एक पॉइंट को समझना। कोई पॉइंट समझ में नहीं आएगा तो किधर शूट करना है, क्वेश्चन शूट करना है आपको कमेंट सेक्शन में। वेरी गुड। अच्छा, मैं आपको ना ये जो कॉन्सेप्ट है ना कि एग्जाम में आंसर कैसे लिखते हैं ये बताने वाली हूँ एक क्वेश्चन के साथ, एक रैंडम एग्जाम्पल देके। फॉर एग्जाम्पल आप केस स्टडी वाला क्वेश्चन अटेम्प्ट कर रहे हैं, बट आपको कॉन्टेक्स्ट पता है कि वो क्या पूछ रहा है। वो आपसे पूछ रहा है एग्जैक्टली कि रिप्रोडक्शन क्या है। हमने एक ऐसे रैंडम बायो का एक टॉपिक ले लिया। अब जब ये आपके पास क्वेश्चन सामने है, आपको पता है कि आपको करना क्या है, और लेट्स सपोज ये 5 मार्क्स का क्वेश्चन है, बट आपको ये नहीं पता कि कितना लिखना है, कितना नहीं लिखना, कितना लिखेंगे तो कितने मार्क्स मिलेंगे। तो समझो, कभी भी ये बात गांठ बांध लेना, आज ही अभी ही इस वीडियो को देखने के बाद सेल्फ प्रॉमिस करना है यार, सेल्फ प्रॉमिस दैट no matter what happens, I am going to use the same strategy for writing all the answers in my every note. जहाँ पे भी होगा मैं हर जगह पे इसी तरीके से आंसर लिखने वाला या वाली हूँ। तो इसको ध्यान से ज़रूर देखो। कैसे? फर्स्ट ऑफ ऑल हमेशा हमें ध्यान रखना है, जब हमें इतना क्वेश्चन ऐसे दे दिया और एक रैंडम टर्म के ऊपर हमें इतना सारा कंटेंट लिखना है, तो क्या क्या लिखना होता है, किस तरीके से फ्रेज करते हैं। कभी भी आप जब अपना आंसर स्टार्ट कर रहे हो ऑलवेज स्टार्ट विद अ स्टार्टिंग लाइन और अ कोट। हो सकता है यहाँ पे एक लाइन दे दी गई होती एंड ऐसा लिख दिया होता टेल इफ इट्स ट्रू और फॉल्स। तो उस केस में क्या करना होता है आपको, ट्रू, दिस इज एंड दिस इज द प्रोसेस ऑफ रिप्रोडक्शन। आपको वो स्टार्टर लाइन कहाँ से लेनी पड़ती है उस केस में, आपके खुद के क्वेश्चन से। कोट क्या होता है, जब आपके पास स्टार्टर लाइन नहीं है, आपके पास इतना नॉर्मल सा क्वेश्चन है व्हाट इज रिप्रोडक्शन, तो उस केस में आपको क्या करना है, आपको किसी एक कोट से स्टार्ट करना है। कोट कैन बी एनीथिंग, इट्स नॉट मैंडेटरी वो कोट प्रिंटेड कोट होना चाहिए या कोट ही होना चाहिए। आप किसी भी 2 लाइन ऑफ स्टार्टर से भी शुरू कर सकते हैं एक बेस लाइन देने के लिए। फॉर एग्जाम्पल हम इसमें क्या दे सकते हैं, रिप्रोडक्शन इज अ पार्ट ऑफ human or plant or in this whole universe it is the most amazing process that helps us to give a life to a new life. So something like that can be your first starter line that you can use. So हमने जब first starter line use कर ली या quote use कर लिया, already context set हो जाता है हम क्या बात कर रहे हैं। ठीक है, रिप्रोडक्शन अपने आप में एक टॉपिक है, बट आपके पास कोई सब टॉपिक आ जाए तो क्या करना है, पहले सब टॉपिक के पहले जाना है वापस टॉपिक पे, टॉपिक के बारे में समझाना है और फिर सब टॉपिक पे आना है और फिर ये कहानी स्टार्ट करनी है। तो ये चीज़ ध्यान रखना, हम सिर्फ डायरेक्ट टॉपिक के बारे में बात कर रहे हैं, बट सब टॉपिक आएगा तो पहले टॉपिक बताएंगे, टॉपिक को ब्रीफली एक्सप्लेन करेंगे एक पैराग्राफ में, उसके बाद उसके सब टॉपिक के बारे में बात करेंगे। ठीक है, चलो कोट हो गया, स्टार्टर लाइन हो गया, टॉपिक हो गया। अब इसके बाद क्या करना है, सबसे इंपॉर्टेंट बात, अगर आप थ्योरी पेपर यूज कर रहे हैं या थ्योरी पेपर के लिए आप कोई भी आंसर लिख रहे हैं, तो थ्योरी पेपर्स में होती है आपकी डेफिनेशन। अब डेफिनेशन होती है, जनरली आप सोशल साइंस में चले जाएं, जनरली आप बायोलॉजी में चले जाएं, फिजिक्स केमिस्ट्री में भी आपको डेफिनेशंस कभी कभी लिखनी पड़ जाती है, बट
फिजिक्स केमिस्ट्री में आपको डेफिनेशंस भी लिखनी होती है और फॉर्मूलाज भी, करेक्ट। बट बायोलॉजी में ऐसा होता है नहीं, बायोलॉजी में, एसएसटी में, इसमें क्या होती है डायरेक्ट डेफिनेशन, इंग्लिश में इसमें होती है डायरेक्ट डेफिनेशन। तो हम क्या करेंगे, हमें डेफिनेशंस लिखनी है और कम से कम आपके पास अगर चांस हो, टाइम हो, कम से कम 2 से ज़्यादा डेफिनेशंस ही लिखना। एक डेफिनेशन से कुछ नहीं होता चक्कर का, ज़्यादा लिखोगे तो ज़्यादा ब्राउनी पॉइंट्स मिलेंगे, वरना नहीं मिलने वाले, ठीक है। नाउ करना कैसे, आपने डेफिनेशन 1 लिखी, आपको ऐसे हमेशा इसी फॉर्मेट में लिखना है, ऑथर का नेम मिस नहीं करना। फिर दूसरी डेफिनेशन लिखोगे, सेम फॉर्मेट में करना है, ऑथर का नेम भूलना नहीं है। अब ऐसा होता है बहुत बार, ये मैं आपको स्ट्रैटेजी बता रही हूँ, सीक्रेट है, मुझे मेरे खुद के स्कूल के टीचर ने बताई थी, तो मैं आपको सीक्रेट स्ट्रैटेजी बता रही हूँ, आप किसी को बताना मत, ठीक है ना। कभी कभी ऑथर्स के नाम नहीं होते, कुछ ऑथर्स के नाम हमें पता नहीं होते, बट हमें फ्रेज करना आता है, कोई बात नहीं, जो भी माइंड में आपके नाम आ रहा है आप वो लिख दो फॉर टाइम बी, इट विल वर्क। सीरियसली इट्स अ सीक्रेट टिप जो मैं आपको बता रही हूँ, कोई आपको नहीं बताने वाला। जो आपके माइंड में नाम आ रहा है उस टाइम पे वो नाम लिख दो, सोचने के लिए टाइम वेस्ट मत करो, यू डोंट हैव मच टाइम, ठीक है। अब आपने ऑथर्स के लिख दिया, अब आपके पास ऑप्शन आता है कि आप फॉर्मूला लिखो। फिजिक्स केमिस्ट्री का पेपर अटेम्प्ट करते हो, मैथ्स का पेपर अटेम्प्ट करते हो, तो फॉर्मूला लिखना मैंडेटरी है, इसको भूलना नहीं। मैंने पहले भी वीडियोस में बताया है कि रिवाइज करोगे तो फॉर्मूलाज मगअप करने पड़ेंगे, लास्ट मिनट स्ट्रैटेजी होती है, ये कुछ भी कर लो। अब आप अगर दूसरा कोई पेपर अटेम्प्ट कर रहे हो, फॉर्मूला नहीं है, तो ये पार्ट स्किप कर सकते हो, बट डेफिनेशन स्किप नहीं करना। फिजिक्स केमिस्ट्री में डेफिनेशन भी लिखनी है और फॉर्मूला भी लिखना है। क्या मैं क्लियर हूँ? यस। नाउ जब हमने डेफिनेशन लिख दी, फॉर्मूला लिख दिया, स्टार्टर लिख दिया, टॉपिक सब टॉपिक लिख दिया, अब हमारा आंसर की जो फर्स्ट इनिशियल्स है ना वो बहुत क्लियर है। चेकर को पता है कि आपको आता है, आपने बैकग्राउंड सेट कर दिया, तो अब हम इस स्टेटमेंट को एंड करेंगे देयरफॉर से। देयरफॉर रिप्रोडक्शन इज द प्रोसेस ऑफ दिस एंड डन। आपने अपनी डेफिनेशन, आपने अपना फॉर्मूलाज, आपने अपनी कोड, आपने अपनी स्टार्टर लाइन, आपने अपना सब टॉपिक, अपना टॉपिक, सब क्लैरिटी दे दी अभी तक, गुड टू गो। अब ये करने के बाद में हमारे पास पार्ट आता है कि हमारे पास तो इतना बेसिक क्वेश्चन दे दिया, व्हाट इज रिप्रोडक्शन, अब करना क्या है इसमें, आगे क्या क्या लिखना है क्या नहीं लिखना। तो हमेशा ये बात याद रखो, कभी भी ऐसा डायरेक्ट क्वेश्चन आता है तो आपको हमेशा स्टार्टिंग करनी है कैरेक्टरिस्टिक्स, फीचर्स या एट्रीब्यूट्स के साथ। ऑल द 3 वर्ड्स आर सेम। जब आप कुछ भी लिख रहे हैं सब तीनों का एक ही मतलब है। एट्रीब्यूट्स, कैरेक्टरिस्टिक्स, फीचर्स लिखने को आ जाए तो आपको यही लिखने हैं, पॉइंटर्स लिखें, ठीक है। आपने ये लिख दिया, अब इसके बाद आती है आपकी चांस कि आप ऐसे क्वेश्चंस में टाइप्स को एक्सप्लेन करें। टाइप्स होते हैं रिप्रोडक्शन के, कितने टाइप है आपने पढ़ा है, आपके बोर्ड्स के पेपर है, फटाफट से मुझे कमेंट में बता दो। आप जब तक बताओगे तब तक मैं बता देती हूँ। 2 तरीके के रिप्रोडक्शन प्रोसेस होती है, सेक्सुअल एंड असेक्सुअल। अब ये हम लिखेंगे कैसे, ये सबसे बड़ा चैलेंज है और यही है जो आपको मार्क्स ला के देता है। देखो कभी भी ऐसा होता है तो आपको ये कैसे लिखने हैं, टाइप्स को कैसे लिखना है, आपको बनाने हैं माइंड मैप्स, इंफोग्राफिक्स। ऐसे के तरीके का एक पैटर्न बना दिया, यहाँ लिख दिया, यहाँ लिख दिया, यहाँ लिख दिया, यहाँ लिख दिया, ठीक है। आपको ड्राइंग ज़्यादा पसंद है, आपने क्लाउड्स बना दिए, कुछ भी कर लो, आपको जो पैटर्न पसंद है आप वो पैटर्न बनाओ। आप ऐसे करके माइंड मैप भी बना सकते हो और इससे जो चेकर है उसको आइडिया लग जाता है कि आपको कॉन्सेप्ट पता है, आपको पॉइंटर्स पता है। हमने जब ये कर लिया तो इसके बाद हमें इन्हीं को ब्रीफली एक्सप्लेन भी करना है। पहले ये बनाएंगे इंफोग्राफिक, माइंड मैप बनाएंगे, फिर उसी सबके की पॉइंटर्स जो जो यहाँ लिखे हैं उन सबको ब्रीफली एक्सप्लेन भी करना होता है। बट जब चेकर होता है वो आपकी कॉपी चेक करता है ना, वो देखता है कि आपने पहले से माइंड मैप बना दिया, तो वो शायद आपकी थ्योरी भी नहीं पढ़ेंगे, क्योंकि उन्हें पता है कि इस बच्चे को ये पता है, उसने माइंड मैप बना दिया तो उसको अंदर की थ्योरी भी आती होगी, तो वो आपके क्वेश्चन के अंदर की थ्योरी या जो आपने लिखा है उसको नहीं पढ़ेंगे। बहुत बार ऐसा होता है। सो माइंड मैप बनाना, इंफोग्राफिक्स बनाना मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग है। अब ये हो गया सब, तो अब क्या बचा, आपको पास ऑप्शन है कि आप प्रोज एंड कॉन्स भी लिख सकते हैं। प्रोज एंड कॉन्स मतलब एडवांटेजेस एंड डिसएडवांटेजेस। यस, किसी भी टॉपिक के एडवांटेज डिसएडवांटेजेस, प्रोज एंड कॉन्स तो होते ही होते हैं, नेगेटिव्स एंड पॉजिटिव्स तो होते ही होते हैं। सो आप उस तरीके से नेगेटिव, पॉजिटिव्स या जो भी आपका क्वेश्चन पूछ रहा है आप वो लिख सकते हैं। इनको भी माइंड मैप के फॉर्म में करोगे तो ज़्यादा बेटर है, क्योंकि
मार्क्स मिलने के चांस बढ़ जाते हैं। एंड लास्ट बट नॉट द लीस्ट, कभी भी यहाँ पे आंसर नहीं छोड़ना, नहीं छोड़ना। कैसे आंसर छोड़ना है, आपके लिए जो सबसे इंपॉर्टेंट बात है कि आप बिना कंक्लूजन के, यस, बिना कंक्लूजन के आंसर नहीं छोड़ोगे। कंक्लूजन इज हेंस दिस 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 इज दिस इज दिस एंड डन। मैथ्स का पेपर भी अटेम्प्ट कर रहे हो तो ये गार्ड मान लेना की चीज है, दिमाग में रखना, कभी भी बिना कंक्लूजन के आप आंसर नहीं छोड़ोगे। मैथ्स में कैसे मैम स्टेटमेंट लिखनी है, नहीं स्टेटमेंट नहीं लिखनी, हेंस प्रूव्ड इज योर कंक्लूजन, hence it's proved, that's your conclusion, hence this is solved, hence this is the term, this has been this. So ये सारी चीज़ें वहीं पे कंक्लूड हो जाएंगी, वो आपके आंसर को कंप्लीट करती है। और जैसे ही आपने कंक्लूजन लिख दिया, आपका 5 मार्क्स का पेपर, 5 मार्क्स का आंसर, डन डन डन। और कोई भी एग्जामिनर या चेकर आपके इसमें मार्क्स नहीं कट कर सकता, कुछ भी हो जाए। सो अब फटाफट से मुझे आप कमेंट सेक्शन में ये बताओ कि इससे पहले आपने ऐसी स्ट्रैटेजी कभी सुनी, कभी नहीं सुनी, और क्या आप ये स्ट्रैटेजी को यूज़ करने वाले हो या नहीं। नहीं यूज़ करोगे तो स्कोर नहीं कर पाओगे, बट यूज़ कर लोगे तो बस समझ लो मार्क्स तो पक्के पक्के हैं। बट वेट वेट वेट, कुछ भी हो जाए, मोशन फाउंडेशन पे रहना है, फॉलो करते रहना है, सब्सक्राइब करते रहना है हमारे जितने चैनल्स हैं, क्योंकि मैं आपके लिए बहुत सारी स्ट्रैटेजीज, बहुत सारा ऐसा कंटेंट लेके आ रही हूँ जो आपको कभी किसी ने नहीं बताया होगा। ऐसे मंत्र, ऐसे टेक्निक, ऐसी सारी चीज़ें जो आपके बोर्ड्स क्रैक करने में आपकी पूरी पूरी हेल्प करेगी। सो फटाफट सब्सक्राइब कर दो, सब्सक्राइब करना बहुत ज़रूरी है। इस वीडियो को लाइक करो और कमेंट करना तो बिल्कुल नहीं भूलना। अपने दोस्तों को भी भेज दो। वैसे मुझे पता है आप बहुत सेल्फिश हो, आप नहीं भेजने वाले हो, बट आप तो देख लो, आप तो लाइक कर दो और आप तो कमेंट कर जाओ।